नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं हिडन टैलेंट। क्या कहते हैं? हिडन टैलेंट। इसका मतलब क्या होता है? श्रवण, तुम बताओ। हिडन टैलेंट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा काम खोज पाना जो आपके अंदर में छुपा हुआ है। तो क्या अगर अनुज ड्राइवरी करते हैं तो उसको हम हिडन टैलेंट बोलेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? ये वाजिब पॉइंट है कि जिस चीज़ को कोई भी कर सकता है, जिस चीज़ को आप करते हैं और उसको बहुत यूनिकनेस के साथ करते हैं, अपने एक बहुत यूनिक तरीके से। अपना कोई स्टाइल के साथ। जैसे कि हम लोगों ने आज वो देखा डॉली चाय वाला। डॉली चाय वाला इतने यूनिक तरीके से चाय बना करके लोगों को पिलाता था कि उससे बिल गेट्स अमेरिका से आए थे, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी, उससे चाय पिए। हाँ, और अब वो बेसिकली इंटरनेट का एक फेमस बंदा बन गया है। तो वो उसका चाय को बहुत यूनिक तरीके से बनाना उसका हिडन टैलेंट था। बट मैं फिर भी बोलूँगा, उसको भी मैं हिडन टैलेंट नहीं कहूँगा। टैलेंट मतलब होता है वो कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद है, आप करना चाहते हैं, लेकिन उसका मार्केट में वैल्यू होना चाहिए। अगर मुझे बहुत अच्छा लगता है पेंटिंग करना और मेरी पेंटिंग कोई नहीं खरीदता, तो मैं उसको, आप लोगों को मना कर दूँगा, मत, उसको टैलेंट मत मानो। जैसे ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में एक एग्जांपल दिया था, बीच पे जैकेट बेचने वाला। हाँ, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको बहुत पसंद है, मान लीजिए किसी को ध्यान करना ही पसंद है और बेचारा ध्यान करने के बाद में वो दिन उठता है, दो चार घंटे ध्यान करता है, उसके बाद जाता है, लोगों से भीख मांगता है, लोग भीख नहीं देते हैं उसको खाने के लिए, उसके बाद रोता है बैठ करके। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जॉब आपको छोड़ देते हैं, फैमिली में रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि घर वाले उनकी देखभाल करें, और घर वाले परेशान, लड़ाई होती है। ऐसे तो एक बंदे को मैं ही जानता हूँ। उस दिन जब हमारे ठेकेदार साहब आए थे, ठेकेदार जो काम करते हैं, जब वो हमारा बिल्डिंग बनाना चालू किए थे, उनके पास 3-4 प्रोजेक्ट थे। कोविड आया, कोविड तक हमारा काम कंप्लीट किया, फिर दूसरा काम चालू किया, और अब लास्ट में अभी उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। 2 वजह से नहीं है। कौन कौन से? एक तो उनको बीमारी हो गई, और उनका बेटा बता रहा था कि पापा को इस पूरे प्रोसेस में, बीमारी के दौरान, बार बार वहाँ जाने का मन करता है। वहाँ कहाँ? गुरुजी के आश्रम में। अभी उनकी उम्र होगी मेरे ख्याल से 60 नहीं, 55-60 के करीब होगी। उनको तो काम पसंद भी है अपना। हिडन टैलेंट जब मैं बोल रहा हूँ तो कोई ऐसी चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ जो बहुत वैल्यूबल है मार्केट में, इसकी बहुत ज़्यादा कीमत है। इसलिए जब आप इंस्टाग्राम पे कोई वीडियोस डालते हैं तो उसको हिडन टैलेंट मत मानिए, जब तक कि आप उसको रेवेन्यू में ट्रांसफॉर्म कर सकें। अरे गौतम बुद्ध जो दुनिया के सबसे बड़े, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गुरुज थे, जो कि भीख मांग के खाते थे, खाना खाते थे, उन्होंने इतनी बड़ी संस्था बनाई कि ना तो उनको खुद भीख मांगना पड़ा, ना ही तो किसी और को उनके साथ में भीख मांगना पड़ा। इसलिए मैं उनको मानूंगा कि उनका टैलेंट था एज अ स्पिरिचुअल टीचर। रमन महर्षि, साईं बाबा, इन सब के अंदर में टैलेंट था। क्यों? क्योंकि ये भीख मांगते थे बट भिखारी नहीं थे, ये फ्रस्ट्रेटेड नहीं थे। हिडन टैलेंट में जब आपको अपना टैलेंट मिलता है तो सबसे पहली चीज़ जो ख़त्म होती है, वो ख़त्म होती है आपका फ्रस्ट्रेशन। और उसके लिए हम लोग पढ़ रहे थे, 3 पार्ट में इस बुक को हमने पढ़ा। सबसे पहला पार्ट क्या था? कैरेक्टर ऑफ स्किल्स। हाँ, उसमें आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। उसमें 3 चीज़ थी ना स्किल्स ऑफ कैरेक्टर में। सबसे पहले आपको ऐसे किसी काम को जो दुनिया बहुत वैल्यू करती है बट मुझे नहीं पसंद है, बट फिर भी मैं उसको ट्राई कर करके सीख रहा हूँ, मुश्किल चीज़ों में अपने आप को डालना पड़ेगा। जो कि मैं आज वैभव शीश को बता रहा था। घर पे गए, घर बहुत टूटा फूटा, एकदम पुराने टाइप का है, एकदम छोटा सा है। और वहीं पर जब हम गए थे घर पे, तो उसका सीमेंटेड घर है। उसने अपने आप को धीरे धीरे अल्ट्रासाउंड का टैलेंट सिखाया है। उसने अपने आप को जानबूझ के मुश्किल में डाला है। तो सबसे पहला पॉइंट था, मुश्किल में डालो खुद को। जब तक किसी चीज़ को सीखने के लिए खुद को मुश्किल में नहीं डालोगे, नहीं सीख पाओगे। आप आराम से बेडरूम में बैठ करके नहीं सीख पाओगे। आप लोग जो अभी इंग्लिश पढ़ पाते हैं वो बड़ी मुश्किल से सीखा है आपने, आपको आइडिया नहीं है। रोज़ नहा धोकर शीश बोल रहा था मुझे जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा। 10 साल तक स्कूल में जाकर के ऐसे लोगों के साथ में आप रहे हैं जिनको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती थी। मेरे पिताजी जानबूझ के इलाहाबाद से मुझे लेकर गए बम्बई, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज़ी बोलने वाले टीचर्स थे, और उनको पहले से ही 8वीं क्लास में मुझे लेकर गए थे। 8वीं से ही उनको ये आइडिया होने लगा था मुझे अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर बनाना है। हम लोग घूमने गए थे शादी में, मौसा जी के यहाँ, दीदी की शादी थी, तो पता चला था वहाँ पर कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं होता है,
MBBS का जो अभी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है वहाँ नहीं होता था, उसमें सीधे 12th पास करो और आपकी एक 12th के ही मार्क्स पर मेरिट लिस्ट बनती थी और उस मेरिट पे आपका एडमिशन हो जाता था। तो एक बहुत बड़ा ये पापा की एकदम विजन था, वो विजनरी थे एक तरह से देखने के लिए, जो 5 साल 2 साल 8 9 10th 11th 12th 4 साल तक फ्यूचर में देख पाए और तब तक कोई इम्तिहान नहीं आया, अब एग्ज़ाम आ गया है, कंपटीशन एग्ज़ाम आ गया है। तो आपको अपने आप को सबसे पहले उस वैल्यूबल चीज़ की मुश्किल में डालना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट था मुश्किल में डालो, कोई वैल्यूबल चीज़ को खोजो और उसके लिए अपने आप को मुश्किल में डालो। दूसरा, ह्यूमन स्पॉन्ज बनो, अगर कोई आपको फीडबैक देता है तो उसको लो, लेकिन पहले ऐसे लोगों को अपना मेंटर बनाओगे तभी तो फीडबैक लोगे। तीसरा था कोई चीज़, अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, इम्परफेक्शनिस्ट बनो, किसी काम को करो कम से कम ऐसा करो कि आप उससे खुश हो, भले पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो। हमें से बहुत से लोग अपना काम करते नहीं है, इसलिए वो इम्परफेक्ट होता है तो ट्राई नहीं करते। ये तो था स्किल्स ऑफ कैरेक्टर की, डिस्कम्फर्ट में डालो, ह्यूमन स्पॉन्ज बनो और इम्परफेक्शनिस्ट बनो, अपना काम को करो। दूसरा था अगर आपको अपना टैलेंट खोजना है तो उसके लिए मोटिवेशन होना चाहिए। आज बेचारा आज की डेट में तो मोटिवेशन उसका कम है ही, ऐसा दुखी लग रहा है कि अंदर में मोटिवेशन किसी काम को लेकर के नहीं है। है किसी चीज़ को लेकर है मोटिवेशन, है कि नहीं? नहीं है। तो आपको मोटिवेशन डालना पड़ेगा। उसके लिए अपने डेली ग्राइंड को, जो काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है और आपको मालूम है कि बहुत वैल्यूबल है, उसके लिए उस ग्राइंड को, उस मुश्किल काम को एंटरटेनिंग बनाना पड़ेगा। ऐसा करना पड़ेगा कि आपको अच्छा लगे। गेटिंग अनस्टक, डिफाइंग ग्रेविटी, इन दोनों के लिए तो आप लोग पूछिए मत, क्योंकि जब आप एक मोटिवेशन में घुसेंगे और थक जाएंगे, फिर उसमें से निकलना चाहेंगे, तब आपको होगा गेटिंग अनस्टक। जो आप लोग आज 4 दिन की हम लोग बाहर छुट्टी बना के आए, वो गेटिंग अनस्टक था, लेकिन वो इसलिए क्योंकि बड़ी मम्मी पढ़ पढ़ के, काम कर कर के अपने आप को मुश्किल में डाल डाल के फ्रस्ट्रेट हुई, तो उसमें से निकलना चाहती थी, इसलिए गेटिंग अनस्टक की। और लास्ट में डिफाइंग ग्रेविटी के लिए आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा, जहाँ पर एक टीम बना करके एक दूसरे को मोटिवेट करें। डिफाइंग ग्रेविटी में यही था। डिफाइंग ग्रेविटी में हमने गोल्डन 13 के बारे में पढ़ा था। और लास्ट में डिफाइंग ग्रेविटी में आपको एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए, एक दूसरे की टीम। मुझे लगता है कैसे हुआ मालूम नहीं, लेकिन श्रवण हैं, अनुज हैं, दिलीप हैं, सुधीर हैं, फ़िलहाल ये लोग मुझे टीम की तरह लगते हैं। मुझे लग रहा था कि नमन भी ऐसे एक टीम मेंबर बन के निकल के आएगा, लेकिन वो नहीं है। यहाँ पर वैभव भी हैं, शिरीष भी मुझे भी इसी टीम मेंबर दिखाई देते हैं। गरिमा अभी मुझे लगता है घरेलू बच्ची, जो बेचारी अभी करियर को लेकर के बहुत उसके मन में अभी खोज रही है। मैं लास्ट पार्ट जो अभी हम सीख रहे हैं उसमें है सिस्टम्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। कैसे देश को ऐसा मौका बनाना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा, ताकि हर बंदे के लिए एक टैलेंट खोज पाए हर बच्चा। आज मैं गया था यहाँ पर अनुज, जब घर पे गया था तो देखा बहुत दीवारों पे लिखा हुआ था, घर गवर्नमेंट पैसा देती है क्या घर बनाने के लिए गरीबों को? तुम बता रहे थे पैसा मिला था गांव में, आवास गवर्नमेंट। हाँ, तो गवर्नमेंट पैसा देती है उसके लिए। तो वो गवर्नमेंट पैसा क्यों दे रही है? बिकॉज गरीब इतने ज़्यादा गरीब हैं कि उनके पास अपना छत के लिए भी पैसा नहीं है। तो इस कम से कम घर से उनको धूप, गर्मी, बारिश, इससे तो बच पाएंगे। ऐसे ही हमने पढ़ा था एवरी चाइल्ड गेट्स अहेड। अगर गवर्नमेंट हर बच्चे के बारे में सोचेगी तो वो उस एजुकेशन पर काम करेगी। फिनलैंड जैसा एजुकेशन सिस्टम जो कि अपने आप में बहुत नया है। और फिर हम लोग आ गए थे माइनिंग फॉर गोल्ड। इसमें हम लोग मेनली सीख रहे हैं कैसे आप टीम को हैंडल करें। और उसमें हमने देखा कि 32-33 लोग फंस गए थे एक बहुत बड़ी गुफा में, गए थे माइनिंग करने के लिए, और वहाँ पर पहाड़ टूट गया और अंदर फंस गए, और वहाँ सब कन्फ्यूजन था, केओस था। तो एक बंदा है आंद्रेस सुग्रत, उसको बुलाया गया क्योंकि वो बहुत काम आदमी था, बहुत शांति से लोगों को सुनता था। प्रेसिडेंट ने उसको अपनी हेलीकॉप्टर में बिठा करके बुलाया कि जल्दी आओ, और यहाँ पर 32 लोग, यहाँ 33 लोग फंसे हैं, उनको निकालना है। तो उसके अंदर जो मेन सबसे क्वालिटी थी कि वो लोगों को सुनता था ध्यान से, और आइडियाज़ लेने के लिए ऐसा नहीं कि जो उसको ठीक लगा या 2-4 इंपॉर्टेंट लोगों को जो ठीक बात लगी उसको सुन करके फॉलो कर दिया, नहीं। वो हर बंदे से उसकी बात को सुनता था। इनफैक्ट इस रेस्क्यू में जो 33 लोगों को बचाया गया है, उसमें तो दुनिया भर से आइडिया लिए गए। कल हमने देखा कि कैसे एक प्लास्टिक का $5 का फ़ोन बना करके, पहले सब वो हंस रहे थे कि इस फ़ोन का क्या कीमत है, लेकिन एक गड्ढा बनाया गया खूब बड़ा सा, उसमें फ़ोन को भेजा गया अंदर गुफा में जो लोग फंसे थे। अब लास्ट पार्ट है कि कैसे उनको निकाला गया। द लाइट एट द बॉटम ऑफ द टनल
गुफा के उस ओर रोशनी, एक अंग्रेज़ी की कहावत है, लाइट एट द बॉटम ऑफ द टनल, गुफा के उस तरफ एकदम कोने में लाइट है। ऑथर कह रहे हैं, हमने कल इसको भी पढ़ा था, 2 टाइप के सिस्टम होते हैं किसी कंपनी में। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो बहुत किस्मत की बात है, इसी स्टेज पर 30-40 लोगों की स्टेज पर हमको मालूम पड़ गया कि 2 टाइप की कंपनी होती है, एक लैडर सिस्टम वाली कंपनी और एक लेटेस्ट सिस्टम वाली कंपनी। लैडर सिस्टम में क्या होता है, हाँ अभी हम अनजाने से हमारे यहाँ है, अगर मान लो कोई बच्चा, कोई जैसे अनुज हैं, अनुज कोई बात बोलना चाहते हैं और दिलीप को बोलते हैं, दिलीप मुझे नहीं बता पा रहे हैं, तो अनुज सीधे मुझे बता सकते हैं। और मान लीजिए हम नहीं हैं तो भी अनुज दिलीप की बजाय सुधीर को बता सकते हैं या मैम से बता सकते हैं। इसको बोलते हैं लैटिस सिस्टम, जहाँ पर आपके ऊपर एक बॉस है, खाली उसी की चलेगी ऐसा नहीं है। लैटिस सिस्टम मतलब देखो यहाँ पर उसकी फ़ोटो बनाई गई है कि आपके पास एक आइडिया है, अगर ये आइडिया ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर वाले ने दबा दिया तो ख़त्म। ये बल्ब को फूटता हुआ दिखाया गया है, फूटता हुआ दिखाया ना। और वहीं पर अगर आपके, हाँ, और यहीं पर लेटेस्ट सिस्टम में आपका बल्ब है, आपके पास आइडिया है, आपने ऊपर वाले को बताया, नहीं सुन रहा है तो बगल वाले को बताओ, जो आपसे ऊपर ही है लेकिन सीधे ऊपर नहीं है, आपका डायरेक्ट बॉस नहीं है, आपके बगल में कोई और बॉस है उससे। और हमने देखा था कैसे एक बहुत बड़ी कंपनी ने अपना बिजली का बिल $110 मिलियन का, सैकड़ों करोड़ों का बिल बचाया। इसी तरीके से लोगों से पूछा कि आइडिया दो, तो लोगों ने आइडिया दिया। और हमने ये भी देखा कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनी ख़त्म हो जाती हैं जब वो खाली लैडर सिस्टम पे काम करती हैं। कोई एक कंपनी बताइए जिसने बहुत बड़ा लॉस किया। कोडैक का नाम पढ़ा था और एक कंपनी का नाम पढ़ा था। 1 मिनट रुकिए। तो मैंने कहा था कंप्यूटर को सबसे पहले वहीं खोजा गया था, माउस सबसे पहले वहीं खोजा गया था, ग्राफिक ज़ेरॉक्स में वो सारी चीज़ें खोज ली गई थी जो एक कंप्यूटर में बनती हैं, डाली जाती हैं, लेकिन उसने कंप्यूटर बनाया नहीं, क्योंकि जो आइडियाज़ ऊपर देते थे वो सब बना कर देते थे। फिर ये सब के सब दूसरी कंपनीज़ में गए इंजीनियर्स। तो ये लेटेस्ट सिस्टम को भी आपको याद रखना पड़ेगा। ऑथर कह रहे हैं, जब मैंने पहली बार इगोर को सुना ध्यान से कि उसने प्लान बी बनवाया, प्लान बी ऐसा हुआ कि पहले प्लान ए था कि खूब बड़ा सा होल बनाएंगे, उसको 4 महीने लगेगा और 4 महीने तक, हाँ वो बड़ा, हाँ नया होल बनाएंगे, हाँ बिल्कुल सही, उसमें नया होल बनाएंगे और अंदर में जो लोग फंसे हैं उन तक पहुंचने में 4 महीने लग जाएगा। तो उसने कहा 4 महीने के अलावा मेरे पास एक नया, ये इगोर जो है उसको लगा कि मेरे पास दूसरा आइडिया है। यंग 24 साल का इंजीनियर था। इसने कहा कि जो पहले से गड्ढे हैं उसी को ही हम थोड़ा थोड़ा करके और गहरा बनाएं और इसके हिसाब से उसमें केवल 1.5 महीने लगेगा। तो ऑथर कह रहे हैं, जब मैंने पहली बार इगोर की प्लान बी के बारे में सुना, छोटे होल के बारे में, मैं समझ गया, आई इमीडिएटली रिकॉग्नाइज द हॉलमार्क ऑफ लैटिस सिस्टम। मैं समझ गया कि ये लैटिस सिस्टम की बहुत बड़ी ताकत है। लैटिस सिस्टम समझ गया ना कि आपके बॉस अगर नहीं सुन रहे तो आप बगल वाले किसी को बता दो ताकि वो आपका आइडिया को ख़त्म ना करें। ये लैटिस सिस्टम की वजह से था कि वो अपने आइडिया को अपने बॉस को बताया, उन्होंने नहीं सुना तो वो जियोलॉजिस्ट के पास चला गया और जियोलॉजिस्ट ने उसको सीधे टॉप पर पहुंचा दिया, जबकि वो यंग था और वो इनएक्सपीरियंस था। बट द बेनिफिट्स ऑफ द लेटेस्ट सिस्टम became even more visible about a month into the rescue initiative। लेकिन लेटेस्ट सिस्टम और ज़्यादा काम का हुआ। लेटेस्ट सिस्टम समझ गए क्या है? लेटेस्ट सिस्टम क्या है? आपके बॉस हैं, आपके आइडिया को नहीं सुन रहे तो आप बगल में किसी को बताइए। लेटेस्ट मतलब होता है एक जाली, लैडर मतलब होता है सीढ़ी। अगर आपको सीढ़ी को चढ़ना है तो एक के बाद दूसरे के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। लेटेस्ट मतलब जाली, जहाँ पर आप यहाँ से कर रहे हैं तो यहाँ से भी जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी जा सकते हैं, ऊपर जाना है आपको। और धीरे सुनिए, बहुत बारीक चीज़ बता रहे हैं। प्लान ए वॉज मूविंग इवन स्लोअर दैन एंटिसिपेटेड। जो 4 महीने वाला प्लान था, 4 महीने में बड़ा सा होल, नया होल बनाएंगे, वो जितना सोचा था उससे भी धीमे धीमे हो रहा था। एंड प्लान बी वॉज लुकिंग बेटर एंड बेटर। लेकिन जो प्लान बी बनाया था, छोटा वाला होल, वो रोज़ और अच्छा लग रहा था, उसमें स्पीड था। ईगर हैड बीन राइट अबाउट द क्लस्टर हैमर। ईगर ने बताया था कि अगर इसको छोटा होल बनाना है उसके लिए क्लस्टर हैमर चाहिए होगा, जो कि उसने अमेरिकन कंपनी से बात करके बनवा भी दिया था। ईगर तो छोटा होल बनाना था, बट उस जो नया होल से बजाय ये जो ऑलरेडी होल्स हैं उसी में ही काम करना था। इट वॉज स्मैशिंग स्विफ्टली एंड स्मूथली थ्रू द रॉक। ये जो क्लस्टर हैमर लेकर आए थे बहुत स्विफ्टली और स्मूथली रॉक्स में से जा रहा था। ऐसा लगा था जैसे कोई ड्रिल मशीन मिट्टी को काट रही है, ऐसे ही अपना काट रही थी। तो साफ साफ दिख रहा था कि होल हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, फास्ट हो रहा है। और अचानक से एक दिन वो काम बंद हो गया, 1/3 तक के बाद रुक गया। घूमता तो था ड्रिल करने वाली मशीन, लेकिन काटता नहीं था। समझ में यह आया
कि वो अंदर घुसते आयरन रॉड्स लगाए गए थे मोटे मोटे, माइन को रीइंफोर्स करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। तो वो उस लोहे के आयरन रॉड को हिट कर रहा था, और उस लोहे को जब वो काटने की कोशिश कर रहा था तो उसका जो ड्रिल मशीन था वो टुकड़ा टुकड़ा हो गया। वन ऑफ दोज पीसेज, अ हंक ऑफ अ मेटल द साइज ऑफ बास्केटबॉल, जो टूटे टूटे पीसेस थे वो इतने बड़े बड़े थे जैसे कि बास्केटबॉल होता है उतना बड़ा था। और अब भैया जहाँ होल बना रहे हैं टूट टूट करके अंदर और फंसता जा रहा है और माइनर्स को अंदर जाने नहीं दे रहा है। द टीम ट्राइड टू बैश द मेटल आउट एंड पुल इट आउट विथ मैग्नेट्स। उस टीम ने उसको धक्का मारने की कोशिश की, चुंबक से बाहर खींचने की कोशिश की, बट इट वुडंट बज, लेकिन वो अपनी जगह से हिलता ही नहीं। दे वर रेडी टू गिव अप ऑन ईगर्स प्लान बी। सब ने सोचा भैया ईगर का प्लान बी नहीं काम करेगा, छोड़ो। अगले दिन ईगर के पास एक नया आइडिया। ही रिमेंबर्ड एन एक्सट्रैक्शन द टूल दैट ही हैड रेड अबाउट इन स्कूल। उसने एक स्कूल में एक एक्सट्रैक्शन टूल देखा था, किसी चीज़ को निकालने का एक टूल स्कूल में उसने देखा था। एन इंडस्ट्रियल वर्जन ऑफ द आर्केड क्लॉ मशीन। इसको आप आर्केड क्लॉ मशीन का इंडस्ट्रियल वर्जन मान लें। ये आर्केड क्लॉ मशीन क्या होता है? जो ऐसे पकड़ के निकालता सामान को। हाँ, ये ऐसा मशीन जिसमें कि हाथ टाइप का बना होगा, ऐसे आप हाथ डालेंगे, उसको बंद करेंगे, फिर खींचेंगे। तो उसने कुछ आर्केड क्लॉ मशीन की तरह कोई टूल पढ़ा था। ऑथर कहते हैं मेरी वाइफ जो थी ना वो इस तरह की मशीनों की बनाने की मास्टर थी, लेकिन भैया हमको खाली पता था कि इस तरह की मशीनें बच्चे खेलते हैं, ये सब गेम खेले जाते हैं, एक चेम्बर बना देते हैं, उसमें नीचे टॉय लगा देते हैं और बच्चे खेल करके उसको जीतने के लिए, एक टॉय जीतने के लिए खाली मशीन बनाए होते हैं। यही चीज़ तो उनको चाहिए था। इफ़ दे कुड लोअर अ मेटल जॉ and clamp its teeth around the obstructing metal of the piece of the metal, they could extract it and clear the hole. अगर किसी तरह से कोई हाथ जैसा आइटम जो अंदर जाएगा और उसको पकड़ करके बाहर लाएगा, इसको भेज सकते, तो जो गड्ढा ब्लॉक हो रहा था उसको खाली कर सकते थे, अंदर जा सकते थे। जब शुरू में उसने इस क्लॉ मशीन को अपने कुछ सीनियर्स को बताया साइट पे, किसी ने सुना नहीं। बट ड्यू टू द लेटेस्ट सिस्टम ही न्यू ही हैड अनदर रूट टू गेट हिज आइडिया हर्ड। लेकिन ये वो लैडर सिस्टम में नहीं था, वो लैटिस सिस्टम में था। लैटिस सिस्टम क्या होता है? तो उसको पता था मेरे आइडिया को ये लोग नहीं सुन रहे, तो कोई ना कोई तो सुनेगा। आफ्टर 2 days of having his good idea ignored at lower level, Eager managed to get an audience with Chilean mining minister himself. 2 दिन तक लोगों को बताता रहा भैया ये कर सकते, ये कर सकते। जितने लोग थे सब चुप गए, तो सीधे पहुंच गया चिलिंग माइनिंग मिनिस्टर के पास, जो वहाँ का मिनिस्टर था। उसने कहा अरे तुरंत ट्राई करो, जाओ शुरू करो। For the next 5 days, they tried and failed until it finally captured the broken drill bit, lifted it out and opened the hole. अगले 5 दिन तक वो कोशिश करते रहे, फेल होते रहे, कोशिश करते रहे। एक आध बार ड्रिल टूटा भी था, लेकिन फिर उन्होंने उसको पकड़ा और बाहर निकाला और होल को खोल दिया। बेस्ट क्लॉ प्राइज़ एवर। बोलते हैं इस क्लॉ से लोग बच्चे प्राइज़ जीतते हैं, कोई चॉकलेट जीतता है, कोई टेडी बियर जीतता है। भैया दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ था। उस होल को खोला जिसमें 34 लोगों की जान बचने वाली थी। टू एवरीवन्स रिलीफ, प्लान बी वॉज बैक ऑन ट्रैक। सबकी जान में जान आई, किसी तरह से प्लान बी काम शुरू हो गया फिर से। लेट वन इवनिंग द फॉलोइंग मंथ, अ रेस्क्यू वर्कर वेंट डाउन थ्रू द होल इन अ कैप्सूल। और उसके बाद एक दिन शाम को जब पूरा होल खुल गया, तो एक रेस्क्यू वर्कर उस कैप्सूल में घुस करके अंदर गया। शॉर्टली बिफोर मिडनाइट द कैप्सूल केम बैक अप कैरिंग द फर्स्ट माइनर। और फिर रात हो गई थी 12 बजे तक, और उसमें से पहला माइनर जो फंसा हुआ था, जो 33 लोग फंसे थे, उसमें से पहला बंदा बाहर निकला। एंड लेस दैन 24 आवर्स लेटर द रेस्क्यू कैप्सूल कैरीड द 4-man लास्ट ऑफ द 33 माइनर्स। और 24 घंटे के अंदर अंदर जो लास्ट आदमी था, वो एक 4-man था, वो भी निकल गया आउट थ्रू द होल, उसी होल में से जो ईगर ने बनाया था। ईगर्स क्लॉ आइडिया सेव्ड हिज प्लान बी। जो प्लान बी था वो होल बनाने वाला, उसको इसके क्लॉ आइडिया ने बचा लिया। एंड हिज आइडिया फॉर प्लान बी हेल्प्ड सेव 33 लाइव्स। और इसका जो प्लान बी था, इसने 33 लोगों को बचा लिया। उसके क्लॉ वाले आइडिया ने इसके प्लान बी को बचाया, इसके प्लान बी ने 33 लोगों की जान बचाई। बोलते हैं देखो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं, वो हीरो था, उसने भाई जान बचाई लोगों की। लेकिन इसमें खाली वही हीरो नहीं था, इसमें कुछ और भी हीरोज़ थे। लीडरशिप प्रैक्टिस। अगर सही लीडर्स नहीं होते
तो ख़त्म हो गया होता। आप वो अक्षय कुमार की फिल्म देखिएगा जिसमें अक्षय कुमार ने एग्जैक्टली यही काम किया है। इंडिया में एक बार ऐसे ही कुछ लोग फंस गए थे माइन में। तो कह रहा है लीडरशिप प्रैक्टिस जो थी ना, उसने जान बचाई। टीम प्रोसेसेस, टीम का प्रोसेस भी हीरो था। अ सिस्टम ऑफ अपॉर्चुनिटी, मौके का जो सिस्टम बनाया गया था वो भी एक प्रोसेस था। दैट मेड इट पॉसिबल फॉर पीपल टू स्पीक अप एंड बी हर्ड। ये वो तरीका था जहाँ पर लोग बोल सकते थे और सुने जा सकते थे। और लास्ट में कह रहे हैं, इफ़ वी लिसन ओनली द स्मार्टेस्ट पीपल इन द रूम वी मिस आउट ऑन द डिस्कवरिंग द स्मार्ट्स दैट द रेस्ट ऑफ द रूम हैज़ टू ऑफर। अगर हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहाँ पर जो सबसे तेज़ आदमी है खाली उसी की बात सुनी जाएगी, तो आप पूरी टीम की जो समझदारी है उसको मिस कर जाएंगे। फिर से रिपीट करूँ, क्लास में होता था ऐसा, स्कूल में हमेशा ऐसा होता है कि क्लास में 30 बच्चे हैं, खाली बात उसी की सुनी जाएगी जो सबसे स्मार्ट है। अगर वो कहेगा तो टेस्ट होगा, वो नहीं कहेगा नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं जहाँ पर हर एक बंदे की बात सुनी जाए, तो आपका उस पूरे ग्रुप का स्मार्टनेस मिलेगा आपको। हमारे जो सबसे बड़े बड़े पोटेंशियल है, ऑथर कहते हैं, हमेशा हमारे अंदर छुपे हुए नहीं होते। कभी कभी हमारे पोटेंशियल कहाँ से निकल के आते हैं? आपस में जब हम बात करते हैं। एंड समटाइम्स इट कम्स फ्रॉम आउटसाइड आवर टीम ऑल टुगेदर। और कभी कभी तो हमारा पोटेंशियल निकल के आता है हमारी टीम में से। आज नरेंद्र मोदी जैसा इंसान अगर देश पे राज कर पा रहा है तो उसको यही आता है, उसको लोगों से बात करना आता है, लोगों को सुनना आता है। एक ग्रेट लीडर, श्रवण, अनुज, तुम दोनों इस बात को समझो कि कभी भी तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें इस समय क्या करना चाहिए, इस समय तुम्हें क्या करना चाहिए, अगर तुम्हें ये लगता है कि कुछ और करना चाहिए तो जाके करो। सुनो और अपनी बुद्धि यूज़ करो। तुम दोनों में 100% ऑनेस्टी है। ना तुम लोग पैसे से चोर हो, ना तुम मेहनत से चोर हो। इसलिए इसी चीज़ को अगर बचा के रखो और अपनी बुद्धि को रोज़ यूज़ करो कि हमारे हिसाब से हमको इस समय ये काम करना चाहिए, तो कोई तुम्हारी ग्रोथ से रोक ही नहीं पाएगा। आज की क्लास का यही इस पूरे चैप्टर का यही सारांश है। आपको अगर टीम में काम करना है और टीम का इंटेलिजेंस को यूज़ करना है, आमतौर पे ये बहुत मुश्किल चीज़ है। आज आप लोग खुद काम करते हैं, आप भी खुद काम करते हैं और अनुज खुद भी काम करते हैं और 2-3 लोगों से काम भी कराते हैं। 2 स्वीपर से उनसे काम कराते हैं, आए दिन वो भाग जाते हैं। अगर हम लोग भगवान का हेल्प हुआ तो हम लोग 2 नहीं 100 लोगों से काम कराएंगे। लेकिन जब आप काम कराएंगे तो जो आपके ऊपर है, मान लीजिए सर आपको ठीक से नहीं सुनते, आप वो गलती मत करिए। आप उनको सुनिए, हर किसी को सुनिए, तभी आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। सुन करके उसके बाद आपको क्या सही लग रहा है वो करिए। जैसे हम लोग यहाँ नहीं थे, इतने दिन नहीं थे यहाँ पे, ठीक, आप दिन भर अगर नीचे बैठे हैं, स्कूटर पे बैठे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो वही नीचे स्कूटर पे बैठने के बजाय अगर आप ऊपर रूम में बैठ जाते हैं और वीडियो के ऊपर काम करते हैं, और किसी को अगर आपसे काम है तो आपको फ़ोन करके बुला ले, तो कुछ कमी तो नहीं होगी। अब आपकी बात मान लीजिए ये चीज़ सर नहीं मानते, तो मेरे पास आप यहाँ बैठें और मुझे बताएं कि इसमें क्या बारीकियों में प्रॉब्लम है। आखिर एक आदमी को अगर वहाँ चौकीदार की तरह बैठाना ही है तो हम चौकीदार हो सकता ले आए। बहुत से लोग हैं जो चौकीदारी की नौकरी ही करना चाहते हैं, हम लोग के पास था भी शुरू में। लेकिन मैं आपको ऐसे देखता हूँ, आपको और अनुज दोनों को, कि आप लोग एक मैनेजर की तरह तैयार हो रहे हैं। कल को अगर हम लोग का एक बड़ा यूनिट कहीं पर बिजनेस चलता है तो उसका एक मैनेजर तैयार हो रहा है। और मैनेजर की क्वालिटी क्या हमने सीखी आज? सुनता है, ध्यान से सुनता है और उसके बाद में एक्शन लेता है। पहले नहीं, पहले ध्यान से सुनता है, देखता है कि हाँ, जैसे ये आदमी की बात में दम था ईगर की, उसी की वजह से लोगों की जान बची। ऐसी बहुत सी कंपनीज है जहाँ पर एक सही आइडिया के ऊपर काम नहीं होता। अब अनुज बोल रहे हैं वहाँ पर हम मिट्टी डलवाएंगे, मिट्टी डलवाने का खर्चा आएगा करीब 30-35 हज़ार रुपये, ठीक। अगर इस बात के लिए जाते हैं, सर से पूछे, सर सीधे मना कर देंगे, क्योंकि उनको पैसे का हिसाब किताब नहीं पता कि मैं कितना पैसा बचा पाता हूँ, कितना खर्च कर पाता हूँ, इसलिए मेरे पास आएंगे। ऐसे ही आपको भी अगर कोई चीज़ लगता है सही या गलत है तो आप दिलीप सर से बोल रहे हैं, दिलीप सर नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको मुझसे बात करनी होगी, मुझसे भी बात नहीं हो रही तो मैम से बात करनी होगी या सुधीर से बात करनी होगी। यही तो लैटिस सिस्टम है। लैटिस सिस्टम मतलब कोई एक आदमी आपका बॉस नहीं है, आपके ऊपर 3-4 लोग हैं, अपनी बात किसी से भी कह सकते हैं। ये है लैटिस सिस्टम। लीडर के 2 काम हैं,
गलत मैंने कहा, एक काम नहीं, दो काम है। एक तो है ध्यान से सुनना और दूसरा काम बताओ, हाँ समझना, और उसके बाद डिसीजन लेना। तो यही चीज़ हम जैसे सर हमसे पूछ रहे हैं। अब सुनो, अगर मैंने आपको पैसा दे दिया होता कि भाई ये 2 लाख रुपए हैं, तुम्हें खेत में खर्च करना है, तो तुम डिसीजन ले लेते। इसलिए सर जैसा इंसान मैनेज कर रहा है रिम्पी स्कैन, जो कि अभी वो नया नया बना है मैनेजर, उसके अंदर में भी उतनी ईमानदारी जितनी आपके अंदर में है, लेकिन डिसीजन लेने की ताकत तब तक नहीं आती जब तक आपके आँख के सामने सब कुछ हो। जैसे मैंने अभी आज हमारा वॉशिंग मशीन ख़राब है, उसमें 2 बार हम लोग पैसा खर्च कर चुके हैं, एक बार 100 रुपये, एक बार शायद 300 रुपये, हाँ 350 रुपये। आज फिर से वॉशिंग मशीन गया है और वो आदमी ने बताया कि 5,500 रुपये खर्च होगा, उसमें कोई बेल्ट वेल्ट टूट गई वो लगेगा। अब उस चीज़ पे मैंने डॉक्टर रिम्पी से कहा, रिम्पी अगर नहीं ठीक होता है तो नया ले लेंगे। जब मैंने ये बात कही तो गरिमा बोलती है, हाँ ये क्या है, नया मशीन ले लेंगे। ये मैं इसलिए डिसीजन ले सकता हूँ बिकॉज मेरे आँख के सामने सब कुछ है, मेरे बैंक में कितना पैसा है, हमारे लिए ये काम कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले हमारे पास बाबा जी आते थे कपड़ा धोने के लिए, उनको हम कितना पैसा देंगे, कपड़ा धोना कितना इंपॉर्टेंट काम है। जो आदमी सब कुछ जानता है वो ज़्यादा सही डिसीजन ले सकता है। आप इसी चीज़ को डिसीजन लेने के लिए जितना एक्सपोजर आपका होगा, आप उस खेत के बारे में, आप वहाँ खेत में भी जाते हैं, बगल वालों से बात करते हैं, बगल में सरपंच है उससे भी बात करते हैं, किसके पास पंप है उससे भी बात करते हैं, तो आप वहाँ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं। इसलिए मेरी पॉइंट समझिए, जब भी आप फ्रस्ट्रेटेड हैं किसी डिसीजन को लेकर के, आप सीधे अपने ऊपर बात कर सकते हैं। ऐसा कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है कि अगर मैं सर से फ़ोन करके पूछूंगा तो सर क्या कहेंगे। मान लो आपकी बात मैं भी नहीं सुन रहा हूँ, मैम को फ़ोन करिए, बिकॉज मैंने देखा है आज जब आप मैम से बात कर रहे थे, मेरे से बात करते तो मैं आपकी बात सुनता, मैं कहता हाँ ठीक है। मैम उसमें इन्वॉल्व हो रही थी, पूछ रही थी कि हाँ ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फसल कौन से लगाएंगे। तो हमेशा जो भी बंदा आपकी बात को सुन करके उसके ऊपर कुछ अमल करने वाला हो, उससे कहो, शर्माओ मत। ग्रोथ, आदमी की ताकत सबसे बड़ी यही है। बाकी जानवरों के पास, सांप के पास, बिच्छू के पास, शेर के पास, किसी जानवर के पास ये ताकत नहीं है। कौन सी ताकत? सोचने की और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की सही तरीके से। यही चीज़ हम चाहते हैं कि जितना पावर जैसे हम बात कर सकते हैं, तो जैसे हमसे पूछे, जैसे लड़के से पूछे, तो वो आपसे पावर लेकर के लड़के को दे सकते हैं ताकि लड़का उनको पकड़े। इसके लिए बेटा सर को भी उतना मैच्योर आदमी होना पड़ेगा। अभी सर मेरे असिस्टेंट की तरह काम करते हैं, हर चीज़ मुझसे पूछ के करते हैं, उनके पास अपनी डिसीजन लेने की ताकत नहीं है। और सबसे बड़ी जो कमी है जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, वो लीडरशिप की स्किल नहीं है उनके अंदर में। वो बच्चों को या आपको ध्यान से सुनते नहीं हैं, वो बेसब्र हो जाते हैं, उनको रात को नींद नहीं आती, या तो बेटी की शादी को लेकर के या किसी और चीज़ को लेकर के, हो सकता है अपनी तबीयत को लेकर के परेशान है। बट आज की क्लास का जो मेन लेसन है वो क्या है, आज क्या मैंने सिखाया आप लोगों को? एक अच्छे लीडर का काम है ध्यान से सुनना, और उसके बाद नीचे से अपने कान को ध्यान से सुनना, और ऊपर अगर एक बॉस नहीं सुन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास ढेर सारे बॉस हैं। सिंपल सी बात है। आज ये नमन जो है वो नौकरी छोड़ के गए। कल नमन कह रहे थे, जब उन्होंने कहा नमन से कि यार वो निकाल दो, सैंपल निकाल दो, तो नमन ने क्या कहा, हम क्यों सैंपल निकालें, अब तो हम पीआरओ हो गए। कल तक सैंपल निकालते जब तक हम पीआरओ नहीं थे, अब हम पीआरओ हो गए, मैं प्रमोशन हो गया। तो उन्होंने उसको डांटा भी कि देखो हम भी छोटा छोटा काम कर लेंगे, बड़ा बड़ा काम कर लेंगे। एक घमंड होता है हम सबके अंदर में, और वो घमंड हमको डराता भी है। इसके पहले कल जो मैंने क्लास बनाई थी उसमें यही था, एक लैडर सिस्टम में आपके घमंड की वजह से अच्छे आइडियाज़ ख़त्म हो जाते हैं, और घमंड ही बेवकूफ़ी भी होता है। जैसे मान लीजिए मेरे आइडिया को किसने दबा दिया, तो वो आइडिया मैं सोचूं ही नहीं। आज नमन बड़ा खुश होकर के मुस्कुरा कर मेरे पास आया, पैर वैर छुआ भैया, और मुझसे ये भी कहा कि सर वो दे दीजिएगा मुझे, जो कोर्स चालू किया है डीप नॉलेज पे, मेरा बंद मत करिएगा। इसका मतलब ये है कि उसको 2 चीज़ों में इंपॉर्टेंस लगती है, वैल्यू दिखती है। एक तो भैया जो पैसे कमा रहा है, और दूसरा जो ज्ञान ले रहा है। अब उसको ये एहसास नहीं है कि डॉक्टर आशीष शुक्ला का ज्ञान और डॉक्टर आशीष शुक्ला दोनों अलग अलग हैं। मैं आप लोगों को भी कहूँगा, अगर ग्रोथ करना है तो मेंटर्स चाहिए। मेंटर्स माने कोई टीचर्स होना चाहिए, गुरुज होना चाहिए। मैं तो अपने गुरुओं को, ये सब लोगों को गुरु मानता हूँ, साईं बाबा को गुरु मानता हूँ, रमन महर्षि को गुरु मानता हूँ। अगर बिज़नेस की दुनिया में कोई पर्सनली मुझे मिल जाए तो उसको गुरु मानता हूँ। आप लोगों से ये सीरीज़ में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। क्या? आपको स्पॉन्ज बनना पड़ेगा, फीडबैक लेना पड़ेगा, अपनी कमियों को बहुत क्रिटिकली देखना पड़ेगा।